हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 131 डू यू वांट टू गेट इंटिमेट? फिर ईशा की आंखों में देखते हुए बोला, जान, आज के दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हम कॉलेज में मिले थे और पहली नजर में तुम मेरी आंखों में बस गई, इसलिए आज की डेट मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल है। मुझे कभी नहीं लगा था कि कॉलेज में मैं अपने लव ऑफ लाइफ से मिलूंगा। मैं तब से लेकर आज तक तुमसे बेइंतहान प्यार करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। ईशा अपनी गहरी आंखों से विहान को एकटक देख रही थी। वह उसे ऐसे ही देखते हुए बोली, विहान, तुम्हें आज की डेट अब तक याद है? विहान ईशा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोला, तुमसे जुड़ी छोटी से छोटी चीजें भी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट है जान। उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी प्यार भरी आंखों से विहान की तरफ देखते हुए बोली, कितना प्यार करते हो मुझसे? विहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खुद से भी ज्यादा। विहान की बातें सुनकर ईशा की आंखें नम हो गई, क्योंकि आज तक उसे इतना प्यार तो अपने माँ बाप से भी नहीं मिला था जितना कि विहान उससे करता था। प्यार तो छोड़ो, ईशा के मॉम डैड ने कभी उसकी तरफ प्यार से देखा भी नहीं था। ईशा बचपन से ही खुद को अनलकी मानती आ रही थी। उसे लगता था कि जरूर उसमें ही कुछ कमी होगी, जिससे उसके मॉम डैड उसे अपनाना नहीं चाह रहे होंगे। इसी दर्द को सहते सहते वो बड़ी हुई थी, इसलिए ईशा को लगा नहीं था कि कोई उसे प्यार भी करेगा और इतना ज्यादा करेगा। ये तो उसकी सोच से भी परे थी। ईशा की आंखों में आंसू देखकर विहान उसके गालों को प्यार से अपने हाथों में भर लेता है और उसके आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए बोला, शश, आंसू बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखना पसंद है और आंसू नहीं। ईशा एकदम से विहान के गले लग गई। विहान ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। ईशा उसके सीने में अपना मुंह छिपाए हुए ही बोली, विहान, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उद्धरण चिन्ह। विहान उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, तुम खुद भी कहोगी तब भी नहीं। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं तुम्हारा पीछा इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए विहान ईशा को अपनी बाहों में कस लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर ईशा को अपनी पेट से आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि उसने हड़बड़ी में ब्रेकफास्ट भी तो नहीं किया था। वह विहान की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, विहान, भूख लगी है? तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। विहान उसकी इस क्यूट हरकत पर स्माइल करता है, फिर उसे सोफे पर बिठा देता है। विहान वहाँ के इंटरकॉम से कुछ ऑर्डर देता है। 5 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट की ट्रॉली वहाँ हाजिर हो जाती है। विहान उसे अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है। वह अपने और ईशा के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। ईशा जब खाने को होती है तो विहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ईशा सवालिया नजरों से विहान को देखने लगी। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बैठो, मैं खिलाता हूँ। ईशा ने किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। विहान एक बाइट लेकर ईशा की तरफ बढ़ाने लगा। ईशा के भूखे चेहरे को देखकर विहान को शैतानी सूझी। ईशा जैसे जैसे खाने का पहला बाइट लेने को हुई, विहान जानबूझकर उसे उससे दूर करने लगा। ईशा खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगी, पर विहान ने अपनी शैतानी जारी रखी। भूख से तो वैसे ही ईशा की हालत खराब हो रखी थी, ऊपर से विहान की इस हरकत ने उसे गुस्सा दिला दिया था। वह सोफे से उठकर गुस्से से वहां से जाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम रहने दो, मैं खुद ही खा लूंगी। कोट। विहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और ईशा को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने बिना देरी किए खाने की बाइट ईशा के मुंह में डाल दी। ईशा ने भी उससे बदला निकालते हुए विहान के हाथों को जोर से बाइट कर लिया। विहान की एक हल्की चीख निकल गई। ईशा तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे खुद भी पता नहीं हो कि उसने क्या किया। विहान ईशा की तरफ अपनी छोटी आंखें करके घूरते हुए खाना खिलाने लगा। वहीं ईशा ब्रेकफास्ट करते हुए विहान की तरफ देखकर मासूमियत में बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विहान उसे घूरते हुए ही बोला, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्यों घूर रहा हूँ? ईशा ने मासूमियत में नमे सिर हिला दिया। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्यों घूर रहा हूँ। ये बोलते हुए वह ईशा की नेक की तरफ झुककर जैसे ही अपना दांत गड़ाने को होता है, ये फील करके ईशा के तो हाथ पांव ठंडे होने लगे। वह अपने डरे हुए चेहरे के साथ रिक्वेस्ट करते हुए बोली, विहान, प्लीज बाइट मत करना, मुझे बहुत दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। विहान ने ये सिर्फ ईशा को डराने के लिए किया था।
उसे तो उसकी डरी हुई शक्ल देखकर ही मजा आ रहा था। वह रुक गया और ईशा के चेहरे को निहारते हुए बोला, तुम्हारी तो अभी से हालत खराब हो रही है जान। मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है कि तुम मुझे कैसे झेल पाओगी। उद्धरण चिन्ह। विहान की बातों का मतलब समझकर ईशा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। वह विहान से नजरें चुराते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। विहान ईशा को एक नजर निहार कर उसके गुलाबी होठों की तरफ डिजायर भरी नजरों से देखते हुए बोला, मुझे भी भूख लगी है। ईशा विहान की तरफ खाने की बाइट आगे करते हुए बोली, लो तुम भी खा लो। पर विहान उसके हाथों को पकड़कर खाने को नीचे करते हुए बोला, हाँ मुझे भूख लगी है, पर मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। विहान की ऐसी रोमांटिक बातें सुनकर ईशा तो अपनी नजरें झुका लेती है। उसे विहान से नजरें मिलाने में भी बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से गुलाबी हो गया था। विहान उसके चेहरे की तरफ देखकर खुद को उसके करीब जाने से मुश्किल से रोक पा रहा था। वह ईशा को खिलाना जारी रखता है। ईशा भी धीरे धीरे खाने लगती है। ईशा उसे भी खिलाने लगी। विहान प्यार से उसके हाथों से खाने लगा। लास्ट बाइट पर उसने जानबूझकर ईशा की उंगलियों को काट लिया, जिससे ईशा की एक दर्द भरी चीख निकल गई। आह! वह घूरकर विहान को देखने लगी। विहान उसके गुलाबी गालों को पींच करते हुए बोला, जान ये मेरी पनिशमेंट थी। ये बोलते हुए वह ईशा के चांद से चेहरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ने केक कट करके एक दूसरे को खिलाया। फिर दोनों सोफे पर आराम से बैठ गए। ईशा विहान की बाहों में थी और विहान उसे हग किए हुए था। विहान उसके सिर पर किस करते हुए बोला, जान अब तुमसे और दूर नहीं रहा था। 5 दिन बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके रखूंगा, तुमसे जी भर कर प्यार करूंगा। ये बोलते हुए वह ईशा के माथे को प्यार से चूम लेता है। ईशा विहान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे उस पल का इंतजार रहेगा। ये बोलते हुए वह विहान के सीने में अपना सिर रख देती है। ईशा के करीब होने के एहसास में विहान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस सुकून को महसूस करने लगा। दीक्षा आदित्य के चेहरे की स्माइल को देख रही थी। आदित्य उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे सहलाते हुए दीक्षा के सवाल का जवाब देते हुए बोला, देख रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर कितना खूबसूरत है। ये बोलते हुए वह दीक्षा के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। दीक्षा अपनी टिमटिमाती गुलाबी आंखों से आदित्य को प्यार से देखती है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख आदित्य बोला, वैफी ऐसे क्या देख रही हो। दीक्षा ने नम सिर हिला दिया और उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। थोड़ी देर तक दोनों बाथटब में यूं ही एक दूसरे के आगोश में रहते हैं और एक दूसरे को फील करते हैं। फिर आदित्य आहिस्ते से बाथटब से उठकर एक टॉवेल लेकर अपनी कमर पर लपेट लेता है। फिर एक दूसरा टॉवेल लेकर उसमें दीक्षा को किसी छोटे बच्चे की तरह लपेटकर बाथटब से बाहर निकाल लेता है। दीक्षा उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेती है। आदित्य उसे बेडरूम में लाकर एक दूसरा टॉवेल लेकर उसे पोंछने लगता है। इस वक्त दीक्षा आदित्य के हैंडसम फेस पर और उसकी हॉट मस्कुलर बॉडी को ही निहारने में लगी थी, क्योंकि आदित्य ने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवेल ही लपेटा हुआ था, जिससे उसकी अट्रैक्टिव बॉडी शेप दीक्षा के सामने थी। दीक्षा उसे डिजायर भरी निगाहों से देखते हुए अपने मन में बोली, उफ उफ उफ, ये आदमी कितना हॉट है। दीक्षा, तूने कभी सोचा था कि तेरी शादी इतने हैंडसम आदमी के साथ होगी? नहीं ना। मेरे आदि कितने हॉट हैं। एक सेकंड। ये बोलते हुए वह एकदम से रुक जाती है, फिर सामने की तरफ देखती है तो आदित्य अपनी इंटेंस आंखों से उसे ही देख रहा था। दीक्षा की निगाहों को अपने ऊपर इस तरह से फील करते हुए वह उसकी तरफ देखकर बोला, डू यू वॉन्ट टू गेट इंटिमेट? आदित्य का ये कहना था कि दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी और बोली, क्या आदि ने मुझे नोटिस कर लिया कि मैं इन्हें देख रही हूँ? पर ये तो अपना काम कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा यही सब सोच रही थी। तभी आदित्य उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, वाइफ ऐसे मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी तुम मुझे अपनी डिजायर भरी निगाहों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे अभी के अभी खा जाओगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा शर्म से पानी पानी हो रही थी। भले ही उन दोनों के बीच वो सब हो चुका था, पर फिर भी दीक्षा को बहुत शर्म आती थी। वह वैसे तो बहुत नटखट और शैतान थी, पर जब बात इन सब चीजों की आती थी तो वह शाय फील करने लगती थी। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, चुप रहिए आप। मैं आपकी वाइफ हूँ और मुझे आपको देखने का पूरा राइट है। ये बोलते हुए दीक्षा आदित्य की तरफ देखने लगी।
तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। अब वह खुद की हरकत पर ही झेप गई थी। अपनी वाइफी को देखकर आदित्य के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। वह दीक्षा के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम मुझे देख नहीं सकती। तुम मुझे देख सकती हो और चाहो तो देखने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हो। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। ये बोलते हुए वह जैसे ही दीक्षा के टोवेल की नोट को खोलने के लिए हुआ, दीक्षा उसके नोटी इरादे को एक सेकंड में समझ गई। उसने तुरंत आदित्य का हाथ हटा दिया और अपने टोवेल को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, आदि अभी सुबह सुबह नहीं, हमें दी और जीजू के पास भी जाना है, हम लेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। पर आदित्य ने अपनी हरकतें जारी रखते हुए कहा, लेकिन वाइफी अभी ये हस्बैंड तुमसे प्यार करना चाहता है और वैसे भी आज हमारे पास बहुत टाइम है। दीक्षा ने घड़ी की तरफ देखा। अब जाकर उसे समझ आया कि आदित्य ने उसे सुबह सुबह क्यों नहला दिया। दीक्षा का गला सूख चुका था। वह अपने गले को तर करते हुए बोली, आदि अभी हम ये सब नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की नेक पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, पर क्यों वाइफी? ये बोलते हुए वह झुककर दीक्षा की नेक को आहिस्ते से चूम लेता है, जिससे दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दीक्षा अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, क्योंकि आदित्य उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, हम। आगे बोलो वाइफी, क्योंकि क्या? जब 132 केयरिंग हस्बैंड। आदित्य दीक्षा की नेक पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, पर क्यों वाइफी? ये बोलते हुए वह झुककर दीक्षा की नेक को आहिस्ते से चूम लेता है, जिससे दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दीक्षा अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, क्योंकि आदित्य उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, हम। आगे बोलो वाइफी, क्योंकि क्या? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। दीक्षा को आदित्य की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। आदित्य उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी प्यार भरी निगाहें दीक्षा के होंठों पर थी। दीक्षा उसकी तरफ एकटक देखते हुए बोली, क्योंकि आदि हम नहा चुके हैं। दीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए मन में जो बहाना आ रहा था उसने कह दिया। आदित्य अपने अंगूठे से उसके गुलाबी होठों को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, हम फिर से नहा लेंगे। आदित्य ने दीक्षा के सिली बहाने को खारिज करते हुए कहा। दीक्षा का गला एक बार फिर से सूखने लगा, क्योंकि आदित्य दीक्षा की नेक की तरफ झुक गया था और वो उसकी गहरी सांसों को अपनी नेक पर फील कर पा रही थी। दीक्षा अपनी कांपती आवाज में बोली, आदि हम वो सब अभी नहीं कर सकते। क्योंकि आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्योंकि क्या वाइफी? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने आदित्य के चेहरे की तरफ एक नजर देखा, फिर अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, क्योंकि आदि आपको पता है ना, आप मेरे करीब आते ही कितना वाइल्ड हो जाते हैं। मुझे अभी कॉलेज भी जाना है और दी से मिलने हॉस्पिटल भी, और मैं एम्बेरस नहीं होना चाहती। दीक्षा ने यह एक सांस में कह दिया था। फिर वह अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी। आदित्य स्माइल करते हुए अपनी वाइफी को ही निहार रहा था। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी अपनी आंखें खोलो। दीक्षा को डर लगने लगा कि कहीं आदित्य उससे नाराज तो नहीं हो गए। इसी डर से उसने अपनी आंखें बंद ही रखी और नमे सिर हिला दिया। आदित्य समझ रहा था कि दीक्षा के छोटे से दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आदित्य उसे डराने के लिए अपनी टोन को थोड़ा सख्त करते हुए बोला, वाइफी मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। उसके टोन की सख्ती को महसूस करके दीक्षा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से आदित्य को देखने लगी। उसे अभी भी डर लग रहा था कि उसके मना करने पर कहीं आदित्य गुस्सा न हो गया हो। दीक्षा को यूं सहमा देख आदित्य उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ? आदित्य को गुस्सा न करता देख दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझसे नाराज नहीं हो? कोट। आदित्य समझ रहा था कि दीक्षा क्या कहने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मुझे तुमसे नाराज क्यों होना चाहिए? दीक्षा पहले तो अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नजरें झुकाकर बोली, क्योंकि मैंने आपको अपने करीब आने से मना कर दिया इसलिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, अगर मैं ये बोलूं कि मैं नाराज हूं तो क्या तुम मुझे अभी अपने करीब आने दोगी? आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखने लगी और जोर से नामे सिर हिला दिया। ये देखकर आदित्य की हंसी छूट गई। दीक्षा आदित्य के करीब आकर उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसकी नाक को पींच करते हुए बोला, क्योंकि तुम बहुत भोली हो इसलिए।
दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के सीने से अपना सिर निकालकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मैं भोली नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके गालों पर किस करके बोला, तो फिर क्या हो तुम नटखट और शैतान, है ना। दीक्षा अपना चेहरा आदित्य के सीने में छिपा लेती है क्योंकि उसे तो पता था कि वो कितनी शैतान है। आदित्य स्माइल करते हुए उसे देखता है और उसके सिर को चूम लेता है। फिर उसे खुद से अलग करते हुए बोला, जाओ जाकर कपड़े पहन लो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने ना में सिर हिला दिया और आदित्य की तरफ अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। आदित्य उसे आंखें छोटी करके देखने लगा तो दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं बहुत नटखट और शैतान हूँ। आदित्य ने ना में सिर हिलाया और दीक्षा को अपनी गोद में उठाकर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। उसने दीक्षा को खड़ा किया और उसके लिए कपड़े निकाले। दीक्षा की टॉवेल रिमूव कर वह उसे कपड़े पहनाने लगा। थोड़ी देर बाद दीक्षा बिल्कुल रेडी हो गई। उसने मस्टर्ड येलो कलर का एक टॉप और नीचे जीन्स पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद आदित्य भी अपने फॉर्मल्स में बाहर आया। उसने लाइट ब्लू कलर की शर्ट और नीचे ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। ब्लेजर बेड पर रखा हुआ था। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगा। वह अपने बालों को सेट करने में लगा था। तभी दीक्षा उसे निहारते हुए उसके करीब आई और पीछे से उसे हग कर लिया। दीक्षा ने अपना सिर आदित्य की पीठ पर टिका दिया। आदित्य स्माइल करते हुए अपना एक हाथ दीक्षा के दोनों हाथों पर रख दिया। फिर आहिस्ते से उसे पीछे से पकड़कर अपने सामने ले आया। दीक्षा प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर आदित्य दीक्षा के गुलाबी होंठों पर आहिस्ते से किस कर लेता है। फिर रेडी होने लगा। दीक्षा आदित्य के सीने से लगी हुई बोली, मैं भी आज आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य रेडी होते हुए बोला, क्यों, तुम तो कॉलेज जाने वाली थी ना। कोट। दीक्षा, हम कॉलेज जाने वाली थी, पर अब मैं आपके ऑफिस जाना चाहती हूँ। आदित्य सवालिया नजरों से दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, जान, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई आपको देखे, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगी ताकि उन लड़कियों को पता चले कि अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए परफ्यूम लगाता है। फिर उसकी छोटी सी नाक पर किस करते हुए बोला, अच्छा जी, पर हैंडसम तो मैं रोज लगता हूँ, फिर तुम्हें आज ही कैसे याद आया कि लड़कियाँ मुझे देखेंगी। ये बोलते हुए वह उसकी नाक को खींच लेता है। दीक्षा अपनी नाक को सहलाते हुए बोली, क्योंकि तब मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, पर अब सोच रही हूँ। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी वाइफी के लॉजिक सुन स्माइल करने लगता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें कृतिका से मिलने भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। कोट। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कॉलेज जाओगी, हम ऑफिस फिर कभी। दीक्षा अपनी आंखें छोटी कर अपनी कमर पर हाथ रखकर आदित्य को घूरते हुए बोली, क्यों, आज मैं आपके ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? कहीं आज आपसे मिलने वो नियति कपाड़िया तो नहीं आने वाली ना? दीक्षा ने शक करते हुए कहा। उसकी ऐसी हरकत देखकर आदित्य को उस पर हंसी आ गई। दीक्षा उसे हंसता देख अपना मुंह लटका लेती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उसके गालों को अपने हाथों में भर कर बोला, दीक्षा, तुम अपने हस्बैंड पर शक कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपना छोटा सा मुंह लेकर बोली, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे उन लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं है जो हर वक्त आपको सिड्यूस करने के बारे में सोचती रहती हैं। आपकी वाइफ होकर भी जब आपको ऐसे देखकर मेरी नियत डोल सकती है तो वो लड़कियां किस खेत की मूली हैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने फ्लो में ये कह तो दिया, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया। आदित्य तो उसकी तरफ देख रहा था। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि, वो मैं। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य उसके करीब आया और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर डाउट है तो आज रात को रेडी रहना, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। ये बोलते हुए वह दीक्षा की तरफ एक आई विंक कर देता है। आदित्य की रोमांटिक बातें सुनकर दीक्षा सकपका जाती है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, चलिए ब्रेकफास्ट करने। ये बोलते हुए वह जैसे ही जाने लगती है, आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है।
दीक्षा के पैर तो वही जम से जाते हैं। दीक्षा को लग रहा था कि कहीं आदित्य से वो सब बोलकर उसने अपने ही पैर पर तो कुल्हाड़ी नहीं मार ली। वह मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, दीक्षा क्या जरूरत थी आदि से वो सब कहने की। कहीं इनका ऑफिस जाने का मूड तो चेंज नहीं हो गया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा को अपनी तरफ पलटते हुए बोला, वाइफी अभी मेरा मूड नहीं है, पर रात को मेरा मूड जरूर बन जाएगा, इसलिए तुम रेडी रहना। हम। दीक्षा धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, हम अब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ही ली है तो रेडी तो रहने ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी कुछ कहा तुमने? दीक्षा ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। तभी ब्रेकफास्ट की ट्रॉली उनके कमरे में आ गई। आदित्य ने ट्रॉली लेकर सोफे पर दीक्षा को ले आया। उसने दीक्षा और अपनी प्लेट पर ब्रेकफास्ट सर्व किया और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद दीक्षा ने अपना बैकपैक रख लिया, क्योंकि वह अपनी दी से मिलकर सीधे कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। दोनों कार में बैठ गए और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कृतिका का वार्ड। वंश की नींद खुल चुकी थी, पर कृतिका अभी भी सो ही रही थी। उसने वंश की टी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। वंश ने कृतिका के सोते हुए मासूम चेहरे को देखा, उसे आहिस्ते से चूमकर धीरे से कृतिका को खुद से अलग किया। फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गया। वह कृतिका के पास बैठ गया और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कृतिका को जगाते हुए बोला, वाइफी सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। वंश के इस तरह जगाने से कृतिका की नींद टूट गई। उसने आँख खुलते ही सबसे पहले वंश को देखा। आज कृतिका कल से बेटर फील कर रही थी। वंश उसके माथे पर चूमकर प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी, कैसा फील कर रही हो? कोट। कृतिका ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम कल से बेटर फील कर रही हूँ। फिर वह बेड से उठने की कोशिश करने लगी। उसकी कोशिश देखकर वंश उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उस पर बिगड़ते हुए बोला, वाइफी डॉक्टर ने तुम्हें अपनी बॉडी पर जोर देने से मना किया है ना? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह कृतिका को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाने लगा। कृतिका ने सपोर्ट के लिए अपने दोनों हाथ वंश की गर्दन पर लपेट लिया और अपने केयरिंग हस्बैंड को देखने लगी। वंश ने उसे वॉशरूम के अंदर खड़ा कर दिया और कहा, फ्रेश हो जाओ, अगर हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया और फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। वंश ने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर वापस ले आया। ब्रेकफास्ट के लिए जब उसने दोबारा वही हॉस्पिटल की सादी सी खिचड़ी देखी तो कृतिका अपने नाक से कुड़ते लगी। वह वंश की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, वंश प्लीज ना, मुझे दोबारा ये खिचड़ी नहीं खानी। आपको पता है ना इसकी टेस्ट कितनी बेस्वाद होती है। उद्धरण चिन्ह। वंश वो खिचड़ी की प्लेट लेकर कृतिका की तरफ देखकर बोला, हाँ वाइफी मैं जानता हूँ, पर अभी तुम्हें यही खानी पड़ेगी। कृतिका किसी छोटे बच्चे की तरह ना में सिर हिलाने लगी तो वंश उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, कृतिका। उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपने चेहरे पर मासूमियत लिए हुए बोली, वंश प्लीज ना, अगर मैं ये खिचड़ी खाती रही तो और बीमार पड़ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोला, तुम बीमार नहीं पड़ोगी वाइफी, मुझे पता है। कृतिका न चाहते हुए भी वो बेस्वाद खिचड़ी खाने लगी। वहीं आदित्य और दीक्षा कृतिका के वार्ड के दरवाजे के पास खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। दीक्षा को अपने दी और जीजू को इस तरह देखकर बहुत खुशी होती है। दोनों अंदर जाते हैं, तब तक वंश ने कृतिका को पूरी खिचड़ी खिला दी होती है। जब 133 विहान की शिकायतन। वंश उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोला, तुम बीमार नहीं पड़ोगी वाइफी, मुझे पता है। कृतिका न चाहते हुए भी वो बेस्वाद खिचड़ी खाने लगी। वहीं आदित्य और दीक्षा कृतिका के वार्ड के दरवाजे के पास खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। दीक्षा को अपने दी और जीजू को इस तरह देखकर बहुत खुशी होती है। दोनों अंदर जाते हैं, तब तक वंश ने कृतिका को पूरी खिचड़ी खिला दी होती है। अब आगे दीक्षा अपनी दी को देखते हुए झट से उसके गले लग जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को हक कर लेती हैं। दीक्षा अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। कृतिका दीक्षा के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता है। वंश और आदित्य बाहर चले गए। अंदर दोनों बहनें बातें करने लगी। दीक्षा कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, दी आपको पता है आपकी हालत देखकर जीजू की हालत कितनी खराब हो गई थी। वो तो जैसे अपने आप को भूल ही गए थे। आपकी फिक्र में उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। उद्धरण चिन्ह।
दीक्षा की बातें सुनकर कृतिका उस पल को इमेजिन करने लगी जब वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। ये जानकर उसे हैरानी हो रही थी कि वंश की आंखों में उसके लिए आंसू आ गए थे। वो जानती थी कि वंश उससे प्यार करते हैं, पर इतना ज्यादा करते हैं ये नहीं पता था। वह दीक्षा की तरफ अपनी नम आंखों के साथ देखते हुए बोली, बच्चा, उस पल को दोबारा याद मत दिलाओ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, पर अपने वंश को उस हालत में नहीं देख सकती। दीक्षा अपनी दी के हाथों पर अपने हाथ रख कर बोली, और जीजू भी आपको उस हाल में नहीं देख सकते थे। वो हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपने फेस पर स्माइल लेकर बोली, हम फाइनली तुम्हारे जीजू ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली। ये सुनकर दीक्षा के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, वाओ दी, आखिर जीजू ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। कोट। कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, पर उनकी हिम्मत तो देखो, मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे अपनी वाइफ से, पर मैंने भी ठान ली वंश के दिल की बात उनके जुबान तक लाकर ही रहूंगी। कोट। दीक्षा सवालिया नजरों से कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या दी, ये एक्सीडेंट भी आपके प्लान का हिस्सा था? कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं बच्चा, वो तो जब मेरा हर प्लान फेल होता नजर आया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे तो वंश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये भी सोच लिया था अब बस मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊंगी। कोट। दीक्षा कृतिका की तरफ ही देख रही थी। कृतिका अपनी प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा, तुम्हारे जीजू ने मुझे बहुत तरसाया है, इसलिए अब उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि अब बारी मेरी है। ये बोलते हुए कृतिका की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कि उसने सोच लिया हो कि वो वंश को किस तरह परेशान करने वाली है। दीक्षा अपनी दी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, दी, ऐसा क्या करने वाले हो आप मेरे जीजू के साथ? कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्रिंसेस, तुम उनकी साली से पहले मेरी प्रिंसेस हो, इसलिए अपने जीजू की साइड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप देखती जाओ मैं तुम्हारे जीजू के साथ क्या क्या करती हूँ। कोट। दोनों बहनें बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ ईशा आ जाती है। कृतिका ईशा की तरफ देखते हुए बोली, अरे ईशा, तुम आओ बैठो। उद्धरण चिन्ह। ईशा कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? कृतिका ईशा की तरफ देखते हुए बोली, पहले से काफी बेहतर फील कर रही हूँ, एंड थैंक यू सो मच। वंश ने मुझे बताया हॉस्पिटल में ब्लड की शॉर्टेज थी तो तुमने मुझे अपना ब्लड दिया। कोट। ईशा स्माइल करते हुए कृतिका की तरफ देखकर बोली, कृतिका, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो। कोट। दीक्षा ईशा की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू दी, मेरी दी को ब्लड देने के लिए। ईशा दीक्षा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बच्चा, तुम्हारी दी सिर्फ तुम्हारी दी नहीं है, वो मेरी भी बहन है। ये बोलते हुए वह एक नजर कृतिका को देखती है। कृतिका स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। ईशा, और वैसे भी तुम्हारी दी को ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन बाद मेरी और विहान की शादी है। 2 दिन बाद शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कोट। ईशा की शादी की न्यूज सुनकर दीक्षा और कृतिका के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। दीक्षा ईशा को हग करते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू दी, मुझे बहुत खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है आप दोनों की शादी की। ईशा स्माइल करते हुए दीक्षा को देखती है। कृतिका अपना एक हाथ ईशा के हाथों में रख कर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हो। मैं अपनी बहन के लिए यही विश करूंगी कि तुम दोनों की मैरिड लाइफ खुशियों से भरा हुआ हो। ईशा कृतिका को हक करते हुए थैंक यू बोली। फिर तीनों आपस में ही बातें करने लगे। वंश और आदित्य एक कमरे में आ गए। वंश ने कल रात की सारी बातें आदित्य को बता दी। ये सुनकर आदित्य के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए। उसे तो पहले ही अंदाजा हो चुका था कि कोई वंश को टारगेट कर रहा है। वंश भी अपने फेस पर सख्त एक्सप्रेशन लिए हुए ही बोला, बॉस, मैंने हमारे बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करवा दिया है और ऑर्डर भी दे दिया है कि मुझे किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए जिसने कल रात कृतिका पर अटैक करने की कोशिश की। आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी सर्द आंखों से वंश की तरफ देखते हुए बोला, कृतिका की हालत अब कैसी है? उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले से काफी बेहतर है, पर डॉक्टर ने उसे प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने हम कहा और फिर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा,
तुम कृतिका का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लो और अपने अपार्टमेंट चले जाओ। कोर्ट। आदित्य के इस ऑर्डर पर वंश ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि वह जानता था कि आदित्य बिना कोई रीजन के कुछ नहीं करता। वह भी समझ रहा था इतनी टाइट सिक्योरिटी में होने के बावजूद भी कोई बाहर का आकर कृतिका पर अटैक कर देता है तो वह कितना खतरनाक होगा। इस वक्त वंश को कृतिका की सिक्योरिटी बेहद इम्पोर्टेंट थी। वे दोनों वहां से बाहर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें विहान उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। उसे ईशा से कृतिका के बारे में पता चल चुका था। वह वंश की तरफ देखते हुए बोला, ईशा से कृतिका के बारे में पता चला, अब कैसी है उसकी तबीयत? उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब खतरे से बाहर है और पहले से काफी बेहतर फील कर रही है। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य। वंश और विहान वही सोफे पर बैठ गए। विहान वैसे तो आदित्य को अपनी शादी की न्यूज देने आया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह ये गुड न्यूज उससे शेयर करे। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओगे भी कि बात क्या है? विहान अपने फेस पर ब्लश वाली स्माइल लेकर बोला, आदित्य समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये न्यूज तुझे किस तरह सुनाऊं। वंश अपनी हैरान आंखों से विहान को देख रहा था जो किसी लड़की की तरह ब्लश कर रहा था। आदित्य विहान को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, दुल्हन की तरह शर्माना हो गया हो तो बताओ कि क्या न्यूज है? उद्धरण चिन्ह। विहान अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल लेकर बोला, मेरी और ईशा की शादी होने वाली है 5 दिन बाद। ये बोलते हुए उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल गया। वंश अपने चेहरे पर स्माइल लेकर विहान को हग करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस विहान। विहान भी उसे हग करते हुए थैंक यू बोलता है। वहीं आदित्य को भी विहान और ईशा की शादी की न्यूज सुनकर बहुत खुशी मिली, क्योंकि अब फाइनली उसके बेस्ट फ्रेंड्स एक होने वाले थे। विहान तो सालों से ईशा को प्यार करता आ रहा था। ये बात अलग थी कि उसने अपनी दिल की बात ईशा से अभी अभी कुछ समय पहले कही थी। आदित्य के फेस पर आज भी एक हल्की स्माइल देखकर विहान उस पर बिगड़ते हुए बोला, यार तू कैसा दोस्त है? मैंने तुझे इतनी बड़ी न्यूज दी और तू है कि सिर्फ हल्की सी स्माइल करके ही काम चला रहा है। दिस इज नॉट फेयर। ये बोलते हुए वह किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला लेता है। आदित्य उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, तो तू क्या चाहता है? मैं हॉस्पिटल में तेरी शादी की खुशी में ढोल नगाड़े बजवाऊं? आदित्य की बातें सुनकर विहान अपना मुंह लटका लेता है। उसकी इस हरकत पर वंश हंसने लगा। विहान मुंह फुलाते हुए बोला, दीक्षा भाभी कहाँ है? दीक्षा, ईशा और कृतिका तीनों वही दरवाजे पर ही खड़ी होती हैं। दीक्षा विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान भाई मैं यहाँ हूँ। कोर्ट। वंश कृतिका को खड़ा देखता है तो वह तुरंत उसके पास जाता है और सोफे के पास लाते हुए बोला, तुम्हें यहाँ तक चल कर आने के लिए किसने कहा था? ये बोलते हुए वह कृतिका को सोफे पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। कृतिका वंश की आंखों में देखते हुए बोली, भगवान ने 2 पैर चल कर आने के लिए ही दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वंश अपनी वाइफी की तरफ आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, वाइफी वो तो मुझे भी पता है, पर मैंने कहा था न कि तुम्हें अपनी बॉडी पर जोर नहीं देना है। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर कृतिका को उसकी वार्निंग याद आती है। वह मासूम सी शक्ल बनाकर वंश को देखती है। उसकी मासूमियत देखकर वंश पिघल गया और उसके गालों को पींच कर दिया। विहान खांसने की एक्टिंग करते हुए बोला, यहाँ पर हम लोग भी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कृतिका ब्लश करते हुए वंश से नजरें फेर लेती है। वंश अपनी वाइफी की इस अदा को देखकर स्माइल करता है। विहान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी देखिए ना, आपका पति परमेश्वर मेरी शादी की न्यूज से बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके दोस्त एक अलग ही लेवल के बोरिंग इंसान हैं। वंश तो आंखें फाड़े दीक्षा को देखता ही रह गया, जिसने उसके बॉस के मुंह पर उसे बोरिंग कह दिया। वही विहान मुंह दबाकर हंसने लगा, क्योंकि आदित्य को ये सब कहने की हिम्मत दीक्षा के अलावा और किसी में नहीं थी। आदित्य खा जाने वाली नजरों से विहान को देखता है। ईशा विहान की तरफ घूरते हुए धीरे से उसके कान में बोली, विहान क्या कर रहे हो तुम? आदित्य और दीक्षा के बीच झगड़ा करवाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा को एक नजर घूर कर देखता है, जिससे दीक्षा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह सहमी सी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि वो मैं तो ऐसे। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य ने उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया।
और उसके कानों की तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, वाइफी मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूँ ना? आज रात को तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। सो बी रेडी वाइफी, उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आदित्य दीक्षा की तरफ एक आई विंक करता है, जिससे दीक्षा सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगती है। विहान और ईशा भी दीक्षा और आदित्य की तरफ ही देख रहे होते हैं। विहान ईशा के कानों में धीरे से बोला, ईशा आदित्य ने दीक्षा भाभी के कानों में ऐसा क्या बोला होगा कि उनकी अभी से डर के मारे हालत खराब होने लगी है। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान को गुस्से से घूरते हुए बोली, मुझे क्या पता कि क्या कहा होगा, पर इतना जरूर पता है कि इन सब की वजह तुम हो। क्या जरूरत थी दीक्षा को उकसाने की? अब देखो दोनों के बीच क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। विहान बेचारा सा शक्ल बनाते हुए बोला, बेबी इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो दीक्षा भाभी के थ्रू आदित्य की कान खिंचाई करवाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि आदित्य भाभी को ही धमका देगा। कोट। ईशा उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, कर ली कान खिंचाई, आ गया ना मजा। ये बोलते हुए वह सामने की तरफ देखने लगी। कृतिका और वंश ने भी आदित्य और दीक्षा को देख लिया था। कृतिका वंश के कानों की तरफ झुकते हुए बोली, वंश, आदित्य ने प्रिंसेस को ऐसा क्या कहा होगा जिससे मेरी बदमाश प्रिंसेस के चेहरे पर 12 बज गए। CH-134 रोशनी की एडवाइस। ईशा उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, कर ली कान खिंचाई, आ गया ना मजा। ये बोलते हुए वह सामने की तरफ देखने लगी। कृतिका और वंश ने भी आदित्य और दीक्षा को देख लिया था। कृतिका वंश के कानों की तरफ झुकते हुए बोली, वंश, आदित्य ने प्रिंसेस को ऐसा क्या कहा होगा जिससे मेरी बदमाश प्रिंसेस के चेहरे पर 12 बज गए। कोट। अब आगे। वंश कृतिका के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, मुझे क्या पता, वो मेरे बॉस है, मैं उनका नहीं। कृतिका ने एक नजर वंश को देखा, फिर दीक्षा और आदित्य की तरफ देखने लगी। सबको अपनी तरफ यूं देखता देख दीक्षा बोली, अरे सारे लोग ऐसे क्या देख रहे हैं। कोट। दीक्षा की बातें सुनकर सबने अपना अपना ध्यान उन दोनों पर से हटाया। वंश कृतिका को लेकर उसके वार्ड में चला गया। तभी एक डॉक्टर कृतिका को चेक करने के लिए आए। चेक करने के बाद वंश ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, अब कैसी है कृतिका की सिचुएशन? डॉक्टर, पहले से काफी बेहतर है, आपकी वाइफ काफी जल्दी रिकवर कर रही है। उद्धरण चिन्ह। वंश, क्या कृतिका को आज ही डिस्चार्ज मिल सकता है? वंश के इस तरह से पूछने पर कृतिका को थोड़ी हैरानी हो रही थी। उसे लगा नहीं था कि वंश को भी उसके डिस्चार्ज की इतनी जल्दी होगी। कृतिका को तो लगा था कि अगर वह वंश से घर जाने की बात कहेगी तो वो उसे डांट कर चुप करा देंगे। पर अब कृतिका बहुत खुश थी क्योंकि वह हॉस्पिटल में और नहीं रहना चाहती थी। डॉक्टर ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर मिस्टर सिन्हानिया आपको अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि उनकी बॉडी अभी भी काफी वीक है, इसलिए उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। साथ ही इनके डाइट का भी ध्यान रखें। उद्धरण चिन्ह। वंश ने बस हाँ में सिर हिला दिया, फिर एक नजर कृतिका की तरफ देखा जो खुशी के मारे बस उछलने ही वाली थी। पर वंश की निगाहें पड़ते ही उसने अपनी खुशी को अपने अंदर ही छिपा लिया। वंश और आदित्य ने ये डिसीजन क्यों लिया था, ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। कृतिका और वंश दोनों की सिक्योरिटी पर्पस से आदित्य और वंश ने ये डिसीजन लिया था। वंश डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर कृतिका को लेकर अपने कार में बिठा देता है। फिर दीक्षा, आदित्य और विहान ईशा को बाय कर वे दोनों अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गए। वहीं आदित्य दीक्षा को लेकर उसके कॉलेज के लिए निकल गया। दीक्षा और आदित्य पीछे बैकसीट में बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। दीक्षा आज एकदम शांत बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया की सबसे शांत और मासूम लड़की उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। आदित्य भी कब से ये नोटिस कर रहा था। दरअसल दीक्षा के जहन में अभी थोड़ी देर पहले आदित्य की धमकी गूंज रही थी, बहुत बोरिंग लगता हूँ ना मैं, रात को रेडी रहना, फिर बताता हूँ मैं कितना रोमांटिक हूँ। बी रेडी वाइफी। ये सब सोच सोच कर ही दीक्षा टेंशन से मरी जा रही थी। एक तो आदित्य पहले से ही उसके करीब आते ही सब कुछ भूल जाता था। वह हमेशा इतना रोमांटिक हो जाता था कि दीक्षा को उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। और आज तो उसने ही आदित्य को उकसाया था। वह उस घड़ी को कोसने लगी जब उसने आदित्य को बोरिंग कह दिया था। वह अपने आप को कोसते हुए अपने मन में बोली, दीक्षा, बहुत शौक है ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का। पता नहीं आदि से डील करते वक्त मेरा दिमाग कहाँ घास चरने चला जाता है। पता नहीं ये रात को मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं।
एक तो वैसे ही इन्हें झेलना इतना मुश्किल हो जाता है। ये बोलते हुए वह अपनी कमर को सहलाने लगती है। आदित्य अपनी वाइफी को ही देख रहा था और उसकी हालत समझकर मन ही मन बहुत स्माइल भी कर रहा था, क्योंकि ये सब सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर वक्त बदल रहे थे और आदित्य के लिए उसकी वाइफी की मन की बात पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। दीक्षा खुद से बातें करना जारी रखती है। सच में पहले तो कैसे बात बात पर जहरीले नाग की तरह फुफकारते रहते थे, पर आजकल हर सिचुएशन में इनको रोमांस ही करना होता है। सच में एकदम गिरगिट है ये। इतने रंग तो शायद वो भी नहीं बदलता होगा जितने ये महापुरुष बदलते हैं। हे भगवान, अपनी इस मासूम बच्ची की इस डेविल से रक्षा करना। ये बोलते हुए वह मन ही मन भगवान को याद कर लेती है। भले ही दीक्षा ये सब अपने मन में बोल रही थी, पर आदित्य तो अपनी वाइफी की रग रग से वाकिफ था। उसे उसकी सारी बातें समझ आ रही थी। दीक्षा बाहर विडो की तरफ देख ही रही थी कि तभी आदित्य ने उसे उसकी कमर से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। दीक्षा आदित्य की इस हरकत से एकदम से सकपका गई, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। आदित्य दीक्षा के बालों को, जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसे कान के पीछे करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम परेशान लग रही हो। ये कहते हुए आदित्य ने अपने दूसरे हाथ से दीक्षा की बेली को थाम लिया। आदित्य की इस हरकत से दीक्षा एकदम से सिहर गई। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन सब में दीक्षा की घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आदित्य अपनी वाइफी को परेशान करने के इरादे से उसकी नेक पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घबरा रही हो। हम उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं तो मैं कहाँ घबरा रही हूँ। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य ने अपने फेस पर एक शरारती स्माइल लेकर दीक्षा की तरफ देखा। फिर उसकी जीन्स में टक किए हुए तौप को निकालते हुए उसकी तौप के अंदर अपने हाथ डालकर दीक्षा की कमर को सहलाने लगता है। दीक्षा अपनी सांसें रोके हकलाते हुए बोली, आदि, आप ये क्या कर रहे हैं। आदित्य उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारा दर्द ठीक कर देता हूँ। कोट। दीक्षा एकदम से आदित्य की तरफ पलटते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है दर्द ठीक करने की। आदित्य उसकी इस हरकत पर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। दीक्षा ने आदित्य के चेहरे पर हंसी देखी तो वो चिढ़ गई और आदित्य के सीने पर मारते हुए खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में थामते हुए उसके कान के नीचे किस कर लेता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसकी खुली कमर पर अपने हाथ फेरने लगा। आदित्य की इस हरकत से दीक्षा रेस्टलेस फील करते हुए आदित्य को जोर से हक कर लेती है। आदित्य उसकी बेचैनी को महसूस करके स्माइल करता है। उसके सिर को आहिस्ते से चूमकर वह दीक्षा की तौप को ठीक कर देता है। वह दीक्षा को यूं ही अपनी बाहों में समेटे हुए था। इस वक्त दीक्षा की दिल की धड़कनें तेज थी। उसकी धड़कनों को महसूस करके आदित्य दीक्षा की पीठ को सहलाते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम घबरा क्यों रही हो। दीक्षा आदित्य के सीने से लगे हुए ही बोली, आदि, आप आज की रात मुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे ना। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के इस मासूम सवाल पर आदित्य ने उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने किया। फिर दीक्षा के गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, वो तुम्हें मुझे बोरिंग कहने से पहले सोचना चाहिए था। ये बोलते हुए आदित्य की आंखों में शरारत साफ साफ नजर आ रही थी। इससे यही पता चल रहा था कि आदित्य उसे आज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब तक दीक्षा का कॉलेज भी आ चुका था। दीक्षा बिना कुछ कहे अपना बैकपैक लेकर कार से उतरने को हुई तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीक्षा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ भूल रही हो। कोट। दीक्षा झट से आदित्य के चेहरे की तरफ झुककर उसके गालों पर किस कर देती है। फिर बिना रुके झट से कार से उतरकर अपने क्लास की तरफ भागने लगती है, जैसे कि उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। आदित्य अपनी वाइफी की इस हरकत पर स्माइल करता है और ड्राइवर को कार अपनी कंपनी की तरफ बढ़ाने का ऑर्डर देता है। कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर से तान्या, शनाया और दिया अपनी जलती आंखों से दीक्षा को उस लग्जरी कार से उतरते हुए देख लेती हैं। उन्हें ये भी शक हुआ कि दीक्षा कार की बैकसीट पर किसी आदमी के साथ बैठी थी। हालांकि उन्होंने पीछे वाले का चेहरा तो नहीं देखा, पर कार देखकर समझ गई थी कि वो कोई मामूली इंसान तो नहीं। शनाया अपनी जलती आंखों से सामने की तरफ देखते हुए बोली, उफ, ये लड़की, मतलब पहले से ही इसने किसी अमीरजादे को फंसा कर रखा है, इसलिए तो कॉलेज में किसी भी लड़के को भाव नहीं देती।
उद्धरण चिन्ह दिया, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा मयंक इस लड़की को मुझे छोड़कर देखता रहता है। ये बोलते हुए वह अपनी जलती आंखों से सामने की तरफ देखने लगी। वैसे तो दिया भी कोई शरीफ लड़की नहीं थी, वह मयंक के साथ इसलिए रिलेशनशिप में आई थी क्योंकि वह बहुत ही गुड लुकिंग था और अमीर बाप का बेटा था। भले ही दोनों रिलेशनशिप में थे, पर अभी भी अगर दिया की निगाहें किसी हैंडसम और अमीर लड़के पर पड़ती तो वह ये भी भूल जाती थी कि वह ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशन में है। तीनों दीक्षा को कोसते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। दीक्षा अपने क्लास में जा चुकी थी और रोशनी के बगल में बैठी हुई थी। आदित्य और दीक्षा के जाने के बाद विहान और ईशा भी विहान की कार में बैठ गए। विहान ईशा की कंपनी की तरफ अपनी कार घुमाने को हुआ तो ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं विहान, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस जाना चाहती हूँ। ये बोलते हुए वह विहान का एक बांह पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वह कितना लो फील कर रही है। विहान कार ड्राइव करते हुए उसकी तरफ झुककर उसके सिर को आहिस्ते से चूम लेता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ ईशा, तुम ठीक हो? ईशा विहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ न बोलकर खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। विहान भी कुछ नहीं बोलता और उसे अपने एक हाथ से थाम कर कार ड्राइव करने लगा। कॉलेज में क्लास चल रही थी, पर दीक्षा का ध्यान कहीं और ही था। रोशनी ने ये नोटिस कर लिया था। क्लास खत्म होने के बाद रोशनी दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, ओए क्या हुआ, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? उद्धरण चिन्ह दीक्षा बात टालते हुए बोली, कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही। उसने इतना ही कहा था कि रोशनी उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, अब तो मुझसे बातें छिपाएगी? हाँ। क्वोट दीक्षा परेशान होकर आदित्य की धमकी के बारे में रोशनी को बता देती है, तुझे पता है, मैं तब से यही सोच कर परेशान हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सुनकर रोशनी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और दीक्षा की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में शरारत लिए बोली, तू टेंशन मत ले, जो भी होगा बहुत रोमांटिक होगा। उद्धरण चिन्ह दीक्षा खा जाने वाली नजरों से रोशनी को घूरती है और कहती है, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी। तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? मेरी टेंशन कम करने के बजाय तू मुझे टीज कर रही है। उद्धरण चिन्ह रोशनी उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, दीक्षा, इसमें परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। जीजू तुझे खा नहीं जाएंगे, वो तुमसे प्यार करते हैं। अगर फिर भी तुझे इतना डर लग रहा है तो तू एक काम कर सकती है, आज रूम में मत जाना। उद्धरण चिन्ह दीक्षा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, अगर रूम में नहीं जाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरी नींद और बैग दोनों बहुत प्यारा है। उद्धरण चिन्ह रोशनी, अरे बुद्धू, मैं तुझे अपने रूम में नहीं जाने के लिए कह रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू रूम में ही नहीं जाएगी। तू ना आज नित्या के कमरे में रुक जाना। जीजू को कुछ भी बहाना दे देना, जैसे कि तू आज नित्या की असाइनमेंट में हेल्प करने वाली H135 डांस प्रैक्टिस। रोशनी, अरे बुद्धू, मैं तुझे अपने रूम में नहीं जाने के लिए कह रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू रूम में ही नहीं जाएगी। तू ना आज नित्या के कमरे में रुक जाना। जीजू को कुछ भी बहाना दे देना, जैसे कि तू आज नित्या की असाइनमेंट में हेल्प करने वाली है। उद्धरण चिन्ह अब आगे दीक्षा को भी रोशनी की बातों में पॉइंट नजर आ रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, तेरा ये प्लेन सच में कारगर होगा ना? रोशनी दीक्षा को भरोसा दिलाते हुए बोली, ऑफ कोर्स यार, अगर तू पढ़ाई का बहाना बनाएगी तो जीजू तुझे मना नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पर एक बात का ध्यान रखियो, उन्हें तुझ पर शक नहीं होना चाहिए, वरना ये प्लेन काम नहीं आने वाला। उद्धरण चिन्ह दीक्षा रोशनी की तरफ घूरते हुए बोली, अगर ये प्लेन काम नहीं आएगा तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, एक तो एडवाइस देकर हेल्प भी करो और शाबाशी के बजाय डांट भी खाओ। तू बहुत बुरी है दीक्षा। उद्धरण चिन्ह दीक्षा रोशनी के गाल खींचते हुए बोली, चल अब ज्यादा नौटंकी मत कर और कुछ सोच। मुझे आज क्लास करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। अगर ज्यादा देरी तक क्लास में रही तो मेरा दिमाग सोच कर ही फट जाएगा। कोट रोशनी कुछ सोचते हुए बोली, हे दीक्षा, क्यों ना हम तेरी डांस प्रैक्टिस के बहाने यहाँ से निकल जाएं। एक तो तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें क्लास अटेंड भी नहीं करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, भगवान ने थोड़ी सी ही सही पर तुझे भी दिमाग दी है। रोशनी को लगा कि दीक्षा उसकी तारीफ करने वाली है, पर उसकी बातों पर गौर करके रोशनी का मुंह लटक गया।
वह ऐसे मुंह लटकाए हुए ही बोली, कभी तो मेरी कदर कर लिया कर। फिर दोनों वहां से सीधे कल्चरल एक्टिविटी वाले हॉल की तरफ चले जाते हैं, जहां बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे थे। विहान का कैबिन। विहान की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह मीटिंग रूम में मीटिंग ले रहा था। ईशा विहान के कैबिन के सोफे पर बैठी हुई कुछ सोचने में लगी थी। उसे आज सुबह की बात याद आ रही थी, जब वह ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। कुछ देर पहले ईशा ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी। ये आवाज़ उसे उसकी स्टेप सिस्टर शैली के कमरे की तरफ से आ रही थी। पहले तो ईशा ने इग्नोर किया, फिर उसने सोचा कि एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। वह शैली के कमरे की तरफ गई। दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। ईशा ने झांक कर देखा तो पाया कि शैली मुंह छिपा कर रोए जा रही है। वैसे तो ईशा को अपने डैड और उनकी फैमिली से कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी वह शैली को अपनी बहन मानती थी। भले ही वो अपने डैड मिस्टर मेहता और स्टेप मॉम मिसेस मेहता की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ईशा को अभी तक शैली के रियल नेचर के बारे में पता नहीं था। वह अंदर गई और शैली के कंधे पर हाथ रखकर बोली, शैली क्या हुआ, तुम ठीक हो? ईशा की आवाज़ सुनकर शैली ने तकिए से अपना मुंह हटाया और अपना चेहरा उसके सामने कर दिया। ईशा ने देखा कि शैली की आंखें रो रो कर सूज गई हैं। वह शैली की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोली, शैली क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शैली अपनी आंखों में आंसू लेकर ईशा को जोर से हग कर लेती है और रोते हुए बोली, ईशा दी। ईशा ने उसकी पीठ को रब किया, जिससे वह थोड़ी देर में शांत हो गई। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताओ मुझे क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शैली अपनी भरी आंखों से ईशा की तरफ देखते हुए बोली, दी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं जीना नहीं चाहती। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईशा को फील हुआ कि जरूर कोई सीरियस बात है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। शैली अपनी आंखों में आंसू लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, ईशा दी, आई एम प्रेग्नेंट। ईशा ने इतना सुनते ही उसकी हाथों से वो रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गया। वह शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए हुए बोली, क्या? कोट। शैली उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पूरी स्टोरी बताओ। शैली उसे अपनी पूरी कहानी बताते हुए बोली, दी, वो मुझसे कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। मैं तो शादी से पहले ये सब बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, पर उसी ने मुझे समझाया कि आजकल ये सब तो नॉर्मल है, और वैसे भी हम दोनों शादी करने ही वाले हैं। पर जब उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, वो मुझे छोड़कर चला गया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह फिर से रोने लगी। ईशा ने उसे हक कर लिया, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, गलती तो तुमने की है। तुम ऐसे ही किसी भी लड़के पर कैसे विश्वास कर सकती हो, अगर वो ये कहकर भी तुम्हें मैनिपुलेट करता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। पर तुम फिक्र मत करो, मुझे उस लड़के का कॉन्टैक्ट डिटेल दो, मैं अभी उसे सीधा करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शैली अपनी आंसुओं से भरी आंखों से ईशा की तरफ देखते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है दी। मैंने उसे कम से कम 100 बार कॉल ट्राई किया, पर लगता है कि उसने अपना फ़ोन नंबर ही चेंज कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, हम मिस्टर और मिसेस मेहता को इस बारे में बताएंगे। वो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। शैली एक बार फिर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं दी, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन उन्हें इस बारे में बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। प्लीज़ दी, मुझे लगता है कि अब मेरा मर जाना ही सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसे रोकते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम उस घटिया इंसान की गलती की सज़ा खुद को और अपने होने वाले बच्चे को कैसे दे सकती हो? उद्धरण चिन्ह। शैली ईशा की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही बोली, दी, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ऐसा कौन लड़का होगा जो मेरे पेट में पल रहे किसी दूसरे के बच्चे को अपनाएगा? दी, सारे लड़के विहान जीजू की तरह अच्छे नहीं होते, जो किसी लड़की की तकलीफ को समझ पाएं। उद्धरण चिन्ह। ईशा कुछ सोचने में लग गई। फिर एक नज़र उसने शैली के रोते हुए चेहरे को देखा, फिर उसके आंसुओं पोंछते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बोलते हुए वह उसके रूम से निकल गई। प्रेजेंट में ईशा सोचने में लगी हुई थी कि तभी उसे विहान की आवाज़ अपने कानों में पड़ी, ईशा क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो?
मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। अब जाकर ईशा अपने ख्यालों से बाहर आई। वह विहान की तरफ देखने लगी और बोली, सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आ गए। उद्धरण चिन्ह। विहान अपनी ब्लेजर उतार कर साइड में रखकर अपनी शर्ट की स्लीव्स एल्बो तक फोल्ड करते हुए अपनी शर्ट के 2 बटन खोल देता है। इस लुक में वह बेहद ही हॉट लग रहा था। ईशा उसकी तरफ एकटक देखने लग जाती है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख विहान उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ दिन बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही होने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान की बातें सुनकर ईशा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर अभी भी उसका ध्यान कहीं और ही था। विहान ने ये नोटिस कर लिया था। विहान ईशा के चेहरे की तरफ ही देखने लगा, जैसे कि वह नोटिस करने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ईशा के माइंड में चल क्या रहा है। विहान को अपनी तरफ यूं देखता देख ईशा झट से उसके सीने से लग जाती है। विहान भी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके सिर पर किस करते हुए उसकी पीठ को रब करने लगता है। विहान उसे ऐसे ही अपनी बाहों में थामते हुए बोला, बताओ क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशा एक नज़र विहान को देखती है, फिर सुबह हुई उसके और शैली के बीच की बात विहान को बता देती है। पर विहान को शैली की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह ईशा की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, ईशा, तुम्हें पता है ना, मुझे उस शैली और उसकी माँ दोनों पर ही बिल्कुल यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर विहान, वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट वो झूठी नहीं थी। मैंने खुद उसे ध्यान से पढ़ा था। आई थिंक वो सच कह रही है। कोट। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मान लिया कि वो सच बोल रही है, पर मुझे नहीं लगता कि इस मैटर में तुम कुछ कर सकती हो। ये तो मिस्टर और मिसेस मेहता को देखना चाहिए ना, आखिर शैली उनकी बेटी है। ठीक है, शैली ये नहीं बताना चाहती, पर आई थिंक तुम्हें उसके मॉम डैड को इस बारे में बता देना चाहिए। वही इस मैटर को देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, मैंने उसे कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता दे, पर उसने मुझसे ये कहा कि मैं ये बताने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। अब तुम ही बताओ, कोई अगर मेरे सामने मरने की बात कर रहा होगा तो क्या मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए? उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, ईशा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मानो या न मानो पर शैली को अपने पेरेंट्स को ये बताना ही पड़ेगा। और रही बात उनकी, शैली की बात सुनने की, तो उसकी मॉम और उसका रिलेशन कैसा है ये तो तुम जानती हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता, जिस किस्म की मिसेस मेहता हैं, उस हिसाब से उन्हें अपनी बेटी की इन हरकतों के बारे में पता न हो। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान, मैं शैली की हेल्प करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों, पर पहली बार मुझे ये फील हो रहा है कि वो सच बोल रही है। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तो ये बताओ कि तुम उसकी कैसे हेल्प करना चाहती हो? ईशा आस भरी निगाहों से विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक हिचकिचाहट साफ साफ नजर आ रही थी। कहीं न कहीं विहान समझ भी गया था कि वो क्या बोलने वाली है, इसलिए उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त होने लगा। कॉलेज में दीक्षा डांस प्रैक्टिस कर रही थी और रोशनी उसके सामने चेयर पर बैठी हुई उसकी प्रैक्टिस देख रही थी। जहां जहां पर उसे करेक्शन की जरूरत होती वो ये भी बताती जा रही थी। दीक्षा ने सारे स्टेप्स एक बार प्रैक्टिस तो कर लिए थे, पर अभी भी एक स्टेप था जो उससे बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। रोशनी भी बार बार उसे वही ठीक करने के लिए बोल रही थी। लास्ट में दीक्षा इरिटेट हो गई, पर उससे वो स्टेप नहीं बन पाया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मैं हेल्प कर देता हूँ। रोशनी और दीक्षा का ध्यान उस तरफ चला गया। ये पार्थ ही था। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आर यू श्योर? क्योंकि दीक्षा को लगा नहीं था कि ये स्टेप पार्थ से भी हो पाएगा, पर फिर भी वह उसकी हेल्प के लिए रेडी हो गई। पार्थ उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। वह दीक्षा की हेल्प करने के लिए उसके करीब आता है और उसे इंस्ट्रक्ट करने लगा। दीक्षा का तो पूरा ध्यान अपने स्टेप पर था, पर दीक्षा के करीब आते ही जैसे पार्थ की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उस हॉल में वो और दीक्षा सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं। वह एक बार के लिए दीक्षा की गहरी आंखों में खोसा गया था। वह दीक्षा से यह आई कांटेक्ट थोड़ी देर तक और मेंटेन कर पाता, इससे पहले ही उसे दीक्षा की मीठी आवाज़ अपने कानों में पड़ी, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? अब बताओगे भी कि इसे कैसे करना है? पार्थ ने हड़बड़ी में हाँ में सिर हिलाते हुए दीक्षा को वो स्टेप क्लियर करने लगा। वह अपनी इमेजिनेशन को सोचकर मन ही मन स्माइल करने लगा।
आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दीक्षा ने उसे हर बार की तरह मना नहीं किया।